फिल्म दादी की शादी को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच हमें बातचीत करने का मौका मिला फिल्म के अभिनेता दीपक दत्ता से। आइए जानते हैं फिल्म, उनके किरदार और शूटिंग के दिलचस्प अनुभव के बारे में उन्होंने क्या कहा। फिल्म दादी की शादी अपने अनोखे कंसेप्ट और फैमिली एंटरटेनमेंट के कारण चर्चा में बनी हुई है। फिल्म में अभिनेता दीपक सत्ता अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। हमारी खास बातचीत के दौरान दीपक सत्ता ने फिल्म से जुड़ी कई दिलचस्प बातें साझा की। उन्होंने बताया कि यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि रिश्तों, परिवारों और प्यार का खूबसूरत संदेश भी देती है। दीपक सत्ता ने अपने किरदार को लेकर भी उत्साह जताया है और कहा कि दर्शकों को उनका अंदाज काफ़ी पसंद आएगा। उन्होंने पूरी टीम के साथ काम करने के अनुभव को यादगार बताया और फिल्म के पीछे की मेहनत की भी सराहना की। उन्होंने अपने सभी प्रशंसकों से अपील की है कि वे अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमाघरों में जाकर दादी की शादी का आनंद लें और फिल्म को अपना प्यार दें। फिलहाल आप देखिए हमारे एक्सक्लूसिव बातचीत अभिनेता दीपक दत्ता के साथ। हम भी बहुत ठीक है सर। तो हाल फिलहाल में आपकी मूवी आई थी सर, दादी की शादी। जी बहुत ही यूनिक टाइटल है सर इसका। जी बहुत ही कैची है, तो क्या कहोगे इसके ऊपर, कैसी थी मूवी? ये बड़ी बहुत दिनों बाद एक पारिवारिक फिल्म आई थी। जब मैं पारिवारिक फिल्म कहता हूँ तो उसका मतलब ये है कि पूरे परिवार के साथ बैठ के देखने वाली फिल्म। हर जनरेशन देख सकती थी। अब अपने दादा दादी, माता पिता, बच्चों, भाई बहन सब मिल के एक साथ, चाचा चाची, मामा मामी सब बैठ के देख सकते हैं। तो पूरी कंप्लीट, इट वॉज अ कंप्लीट फैमिली फिल्म। और बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था। तो और फिल्म नेटफ्लिक्स पर चल रही है अभी। और लोग बहुत प्यार दे रहे हैं इस जी फिल्म को। नीतू मैम भी थी इस मूवी जी में, जी जी तो क्या कुछ कहोगे सर उनके? अरे बड़ा मतलब हम तो बड़े मुरीद रहे हैं, उनके फ़ैन रहे हैं हम। हमारे स्कूल डेज़ में हम उनकी फ़िल्में देखी हुई हैं। जब वीडियो कैसेट के ज़माने होते थे तो वीडियो कैसेट ला ला के उनकी फ़िल्में देखते थे हम लोग। चिंटू जी और उनकी साथ की, ऋषि जी और उनके साथ की कई फ़िल्में। तो हम तो फ़ैन रहे हैं और उनके साथ काम करे, तो उनका बेटा बनने का मौका मिला। तो बड़ा सौभाग्य है मेरा, तो मैं कर पाया उनके साथ कपिल काम। शर्मा भी देखे गए थे इस मूवी जी में। जी तो जैसे कि उनका जो कैरेक्टर होता है वो बहुत कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी किंग के नाम से जाने जी जाते जी जी हैं, और इसमें इनका रोल थोड़ा डिफरेंट था। जी तो क्या कुछ आपने देखा? मैं पहले भी ये कह चुका हूँ और अभी फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि कपिल शर्मा, दो ही इज़ नोन फॉर हिज कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी प्रिसाइजली, बट ही हैज़ गॉट मच मोर टू ऑफर एज एन एक्टर। और वो इस फिल्म में उन्होंने दिखाया भी करके कि कॉमेडी तो है इस फिल्म के अंदर भी, हंसाया तो है, हंसा भी आप, क्योंकि सिचुएशन की कॉमेडी है, स्लैपस्टिक नहीं है। कुछ उस तरह के ताना बाना इस तरह का स्क्रीन प्ले है कि सब उलझे हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो आपको हंसी आ रही है। पर इस फिल्म में एज अ कमेडियन नहीं है वो, इज़ प्लेइंग अ करेक्टर, और बाखूबी निभाया उन्होंने। तो मुझे लगता है भी बहुत कुछ वो एज एन एक्टर और करेंगे और उनको करना भी चाहिए। तो सर, इतना लंबा आपका जर्नी था, जैसे हम देख सकते हैं इतने सालों से आपने टेलीविज़न किया, ओटीटीज़ की, मूवीज़ किए, तो कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई और अभी क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं इसको? आह, लंबा अरसा, जैसे आपने बताया, हो गया, काफ़ी सालों से हम काम कर रहे हैं। शुरुआती तौर में ऑलमोस्ट 95 में मैंने शुरू किया था काम करना। एक फ़िल्म थी पुलिस फोर्स के नाम से, वो बाद में रिलीज़ हुई थी। अक्षय कुमार थे, रवीना टंडन थी, दिलीप शुक्ला साहब उसके निर्देशक थे। दिलीप शुक्ला बहुत अच्छे राइटर, बहुत बड़े राइटर थे जो। तो उनकी पहली फ़िल्म थी एज ए डायरेक्टर भी। तो वहाँ से काम करते करते फिर टीवी बीच में करते रहे। टीवी में, क्योंकि उन दिनों हम वीकली का ज़माना था, वीकली शोज हुआ करते थे, तो आप 3-3 शोज़, 4-4 शोज़ एक साथ कर लेते थे। तो उसी दौरान सोनी टीवी आया, कुछ उसके शोज़ किए, जी पे करते रहे। तो फिल्में कुछ करने शुरू हुई। तो ये जो फिल्म थी पुलिस फोर्स, उसमें मैं अक्षय कुमार साहब का दोस्त बना था। वो फिल्म ऑलमोस्ट 9 साल तक चलती रही। 9 साल के बाद रिलीज़ हुई, अटक गई थी। तो उस बीच कुछ फिल्में साइन की थी, वो नहीं शुरू हुई क्योंकि ये फिल्म भी लंबी अटक गई थी। तो इस तरह के उतार चढ़ाव, रोलर कोस्टर राइड रही है। पर इस बात का गर्व है कि डटे हुए हैं, अभी भी एज एन एक्टर काम कर रहे हैं। ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अभी तक जो है स्टिल वर्किंग एज एन एक्टर। तो या सर, खुश वन ऑफ द आइकॉनिक मूवीज़ में आपने काम किया MS धोनी में। जी बहुत ही एक रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले किया है जी उसमें आपने, जी चीफ सेलेक्टर का नहीं। जी तो जी। क्या कुछ कहोगे इसके लिए? MS धोनी बहुत बहुचर्चित फिल्म है। धोनी साहब की लाइफ के ऊपर बनी थी, सुशांत ने किया था। मैंने उसमें दिलीप वेंगसरकर साहब, जो द ग्रेट दिलीप वेंगसरकर,
बड़े कमाल के क्रिकेटर थे। हम तो बड़े फ़ैन रहे हैं। हम जब छोटे थे और मतलब क्रिकेट खेलना ही शुरू किया था तो दिलीप वेंगसरकर, उनको कर्नल कहा जाता था, निकनेम उनका। तो फ्रंट फुट प्लेयर होते थे, बहुत कमाल, बड़े एलिगेंट प्लेयर थे। और 1983 वर्ल्ड कप की उस टीम, जो शू टीम जो जीती थी, उसके बड़े अहम हिस्सा थे। तो उनका रोल करने को मिला, बड़ा ही बड़ा सौभाग्य था वो, क्योंकि उनका जो पार्टिसिपेशन है MS धोनी की लाइफ में। MS धोनी जब आए थे तो वो चीफ ऑफ सिलेक्टर थे दिलीप सिंह, उन्होंने ही सिलेक्ट किया था। कप्तान बनाने में भी उनका बड़ा हाथ रहा। तो बड़ा मज़ा आया था यार वो करने का, क्योंकि हम खुद क्रिकेट खेलते रहे हैं और शौक़ रहा है देखने का, अब तक देखते हैं। तो और वो भी दिलीप वेंगसरकर करने को मिल जाए तो और क्या चाहिए, ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी। जब सर इस तरह की बायोपिक आपको ऑफर होती है तो फर्स्ट रिएक्शन आपका कैसा होता है? ये जब ये फिल्म आई थी तो मुझे याद है इसका ऑडिशन मैंने किया था, तो मुझे बताया गया था दिलीप वेंगसरकर का रोल है। मेरी तब आई हैड मुस्टैचेस, तो शायद वो भी मुझे हेल्प कर गई कि दिलीप साहब की मुस्टैचेस हैं लुक में। तो नीरज पांडे जो उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने देखा और उनको अच्छा लगा मेरा वो ऑडिशन। तो मुझे बोला कि कर रहे हो तो दिलीप वेंगसरकर हैं। तो मैं घर में आके बड़ा खुश था इस बात पर, कि अपने बहुत से दोस्तों को, जो मैं आई एम बेसिकली फ्रॉम दिल्ली, तो वहाँ पे कुछ क्लब क्रिकेट खेलते थे जो अभी भी कुछ टच में है दोस्त, मैं उनको फ़ोन करके बोला था कि यार दिलीप वेंगसरकर कर रहा हूँ मैं भाई। तो बोला किस में? मैंने कहा यार फिल्म बन रही है MS धोनी के ऊपर, तो दिलीप वेंगसरकर करने के बाद बड़ा आनंद आया था उस बात से। OTTs भी जो है सर, आपने डॉक्टर अरोड़ा हो गई, क्रैश कोर्स हो गया, इस तरह का किया, तो जी। आप कैसे देखते हो उसको कि कितना फ्रीडम मिलता है OTTs प्लेटफॉर्म पे आप जैसे एक्टर्स को? यार मैंने 2 ही OTT किए हैं, जैसे आपने बताया डॉक्टर अरोड़ा सोनी लिव पे आया, इम्तियाज़ अली साहब का प्रोडक्शन था वो, तो उनका एक ये शो था। और एक मैंने किया था अमेज़ॉन प्राइम के लिए, विजय मौर्य उसके निर्देशक हैं, क्रैश कोर्स करके था। बहुत अच्छा लगा यार उसका, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी बहुत बढ़िया आया था। और मैं और करना चाहूँगा, मतलब मेरे लिए ये सौभाग्य रहा कि मैंने 2 किए हैं और दोनों ही अच्छे डायरेक्टर थे। तो उनके साथ करने का भी बड़ा मज़ा आया और उसको देखने के बाद भी मज़ा आया, क्योंकि OTT का ज़माना है आज की तारीख में, आप जानते हैं इतना अच्छा काम हो रहा है OTT पे, और उसका हिस्सा बनना किसी भी एक्टर के लिए बड़े मतलब खुशनसीबी की बात है। और मैं करना चाहूँगा और OTT को, इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना चाहूँगा। सर जिस तरह की आपकी हाइट बॉडी है, तो आपकी पर्सनालिटी को OTTs में एक धुरंधर टाइप कैरेक्टर प्ले कर सकते हो आप, तो क्या आप कैसे देखते हो? यार मैं बहुत शारीरिक उसको समझ के करेक्टर, हमारे यहाँ बड़ी एक वैसे क्लीशे रहा है ये कि लंबा आदमी या गोरा चिट्टा लंबा आदमी गरीब नहीं हो सकता, गरीबी आपका रंग और कद खा जाती है ना, ऐसा एक मान्यता है, क्लीशेज हैं ऐसे कुछ हमारे। और बुरी शक्ल वाला आदमी विलन बनेगा, अच्छी शक्ल वाला आदमी हीरो बनेगा, इस तरह के जो अब दूर हो गए हैं। मुझे लगता है कि OTT में भी देखेंगे, या सिनेमा भी आजकल जो नए निर्देशक हैं, इस हमारे यहाँ पे बलात्कार के सीन, रेप सीन में विलन हंसता था, हा हंसता हुआ रेप करता, तो वो क्लीशेज अब टूटते जा रहे हैं। तो मैं एज एन एक्टर अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं शायद किसी भी तरह के रोल के अंदर फिट होता हूँ और करना चाहूँगा हर तरह का काम। सिर्फ वही काम नहीं करना चाहूँगा कि जो मेरे कद को सूट करते हुए, मेरी हाइट को सूट करते हुए काम हो, हर तरह का काम करना चाहूँगा और मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। तो सर टेलीविज़न का भी आप बहुत ही लंबे दौर पे आपने देखा है, टेलीविज़न को बदलते हुए देखा है, तो आप कैसे देखते हैं आजकल जो टेलीविज़न है उसके लिए क्या कहोगे? यार देखिए, माहौल में फ़र्क हो जाता है। पहले जहाँ से हमने शुरू किया था तो वीकली होता था, हफ्ते में 1 दिन आता था एक एपिसोड, टेलीविज़न जब शुरू हुआ था, और वो बढ़िया दौर था। वो भी आप 3-3 4-4 शोज़ कर लेते थे एक साथ। फिर डेली सोप्स के दौर शुरू हुआ 2000 के बाद प्रिसाइजली, आई थिंक ऐसा कुछ। फिर वो बहुत अपने आप में बड़ी इंडस्ट्री बन गई टेलीविज़न, क्योंकि इतना रोज़गार क्रिएट हुआ, खूब शोज़ हिट हुए, बालाजी के शोज़ सारे एक के बाद एक हिट हो रहे थे, बहुत एक अपने आप में फ्लरिश कर रहा था टेलीविज़न। फिर एक दौर आया जहाँ पे नंबर रेटिंग गिरनी शुरू हुई। अब जो आज का दौर चल रहा है, क्योंकि अब कंपटीशन ज़्यादा, OTT भी है, टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा व्यूअर जो है वो OTT पे शिफ्ट हो गया। तो पैरामीटर्स टीवी के टाइट हो गए, टेलीविज़न आज बहुत संकुचित हो गया है, पैरामीटर्स टाइट हैं, बजट टाइट है, उसी के अंदर काम हो रहा है, फुटेज ज़्यादा चाहिए, लगातार दिन रात काम हो रहा है, 7 डेज़ अ वीक एपिसोड शोज़ आने लग गए हैं। हमारे टाइम पे 4 डेज़ अ वीक, 5 डेज़ अ वीक शुरुआती दौर में ऐसे होता था, अब 7 दिन आ रहे हैं। महीने में शूटिंग जब 5 दिन आता था तब भी 30 दिन होती थी, अब 7 दिन आ रहे हैं। शूटिंग अब भी 30 ही दिन हो रही है। तो पैरामीटर्स टाइट हो गए हैं, दिन रात काम हो रहा है, तो फ़र्क तो आया है, मुश्किल भी हो गया, कठिन काम है, नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ गए हैं शूटिंग के,
कंपटीशन भी बढ़ गया है, ये कह रहे हैं जो लाइफ हो गई है शोज़ की वो भी कम हो गई है, 3 महीने में भी शोज़ बंद हो रहे हैं, 4 महीने, तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो गई है। पर हाँ, बट ये भी पार्ट ऑफ द गेम है, हिस्सा है, उसके अंदर शोज़ अभी भी बन रहे हैं, आ रहे हैं, लोग टीवी देख रहे हैं और देखते रहेंगे हमेशा लगता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं, जो पैरामीटर चेंज हो गए हैं, वो इससे भी पार पा लेगा टेलीविज़न। सर रिसेंटली रामायण मूवी का भी ट्रेलर आउट हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? बहुत सारे उसमें कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई है। यार कंट्रोवर्सी, अभी तो ट्रेलर लॉन्च हुआ है और उस पर कंट्रोवर्सी हो गई। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी चीज़ आप टीज़र लाओगे तो उस पर भी कंट्रोवर्सी, 10 सेकेंडर कुछ लाओगे, 5 सेकंड का कुछ लाओगे, कंट्रोवर्सी तो रहेगी। कुछ फॉर आएंगे, कुछ अगेंस्ट आएंगे, कुछ बोलेंगे वाह 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 वाह, कुछ बोलेंगे अरे बेकार। तो ये चलता रहेगा। मुझे अगर व्यक्तिगत तौर पे पूछ रहे हैं आप, तो मुझे अच्छा लगा। ट्रेलर देखा मैंने, रणबीर कपूर लार्जर देन लाइफ एक फ़िल्म लिख रही है, बड़ा सिनेमा, मेरे ख्याल सबसे महंगी फ़िल्म ऐसा कुछ सुनने में आया है, बनी है 4,000 बहुत। करोड़ का बजट है। तो आप सोचिए, कभी सोच सकता है कोई कि इंसान, हिंदुस्तान में हिंदी फिल्म जो है 4,000 करोड़, अगर ये सत्य है तो इतना बड़ा सिनेमा बन रहा है। रणबीर कपूर अच्छे दिख रहे हैं, राम दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है परफेक्ट कास्टिंग है। मुझे नहीं लगता कोई और भी एक्टर राम बन सकता है थे। तो बस मेरा ये मानना है, अब चूँकि रामानंद सागर साहब का जो सीरियल था रामायण, अरुण गोविल साहब जब राम बने तो वो इतना अंकित है हमारे जहन में, इतना हमारे सबकॉन्शियस में घुसा हुआ है, इसीलिए आप हमेशा कंपेयर करते हैं। पर मेरा ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है सबसे, कि आपको, वो एक सीरियल था, वो कई महीने चला था, वो कई महीने चल के वो आप पे वो छाप दे गया था, बहुत खूबसूरत बना था, बेहतरीन लिखा गया था, बेहतरीन परफॉर्मेंस, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन मेरे भाई ये फिल्म है, ये 3 घंटे की फिल्म आएगी, 2.5-3 घंटे की, उसको फिल्म के हिसाब से ही देखें आप। बढ़िया लग रही है, इतनी महंगी फिल्म बनी है, इतनी मेहनत हुई है, कलाकारों ने इतनी मेहनत करी है। यश जो है वो शायद रावण बने हैं, सनी पाजी जो हैं वो हनुमान बने हैं, लार्जर देन लाइफ फिल्म। रणबीर कपूर जो हैं वो राम हैं। तो इतना बड़ा सिनेमा है, तो उसको, और श्री राम को तो नेगेटिविटी के साथ ना देखें, अभी तो ट्रेलर ही आया है, और प्रभु राम की आस्था है तो वो भी आपके साथ रहेगी, सिनेमा भी है, आपको मिल रहा है, तो उसको आप एक अच्छी फिल्म के अनुसार देखें। वो सीरियल जो अंकित है उसको थोड़ा सा टाइम के लिए भूल जाएं, और ये फिल्म है, 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, या 3 घंटे जो भी अवधि होगी उसकी, उसमें ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे, बहुत अच्छी है, और मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं बहुत नेगेटिविटी मेरे को आती नहीं है। मुझे ये लगता है कि हम जानते हैं, हम सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, बड़ी मेहनत लगती है भाई फिल्म बनने में, और बड़ी अच्छी ही बनाई होगी। नीतीश तिवारी इतने प्रख्यात डायरेक्टर हैं, वो समझदार हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, तो अच्छी ही बनी होगी फिल्म। अभी तो ट्रेलर है, तो ट्रेलर तो जो भी 2 मिनट का 2.5 मिनट का ट्रेलर होगा, तो उसको देख के वो जो फिल्म देखनी है अभी आपने, ट्रेलर तो आप फ़ोन पे देख रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं अच्छी है ख़राब है। अरे भाई सिनेमा की वेट कीजिए, वहाँ जब इतनी बड़ी स्क्रीन पर जब आप प्रभु राम को देखेंगे, प्रभु राम के किरदार निभाते हुए रणबीर को देखेंगे, बड़ा आनंद आएगा। देखिए, इंतज़ार कीजिए, बड़ी खूबसूरत फिल्म होगी। सर इस रामायण में अगर आपको कोई रोल करना होता तो आपको कौन सा रोल पसंद करते हैं? युधिष्ठिर कर सकता था, पता नहीं गेटअप के साथ। मुझे मेरी उम्र के हिसाब से, और रावण जाहिर सी बात है मैं करना चाहूँगा, मुझे रावण से बड़ा मुतासिर हूँ, बड़ा एज एन एक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो किरदार, कि इतना गुणी, इतना ज्ञानी भी है, और राक्षस योनि में पैदा हुआ है ना, तो भी बहुत शिव भक्त है, तो बहुत सारा उसके अंदर एज एन एक्टर कह रहा हूँ कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत डायमेंशंस बहुत अलग अलग हैं। तो वो किसी भी एक्टर के लिए पूछेंगे तो मुझे लगता है हर एक्टर यही बोलेगा कि रावण करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी डायमेंशन एक्सप्लोर करने के लिए हैं। वो पति भी है, पिता भी है, शिव भक्त भी है, राक्षस भी है, अपहरणकर्ता भी है, माता सीता का अपहरण भी कर लिया है ना। तो वो इतना लंका नरेश है, लंकापति है, बहुत सारी डायमेंशन है एक्टर को एक्सप्लोर करने के लिए। एज एन एक्टर, प्योरली एज एन एक्टर आई एम सेइंग कि रावण करना किसी भी एक्टर के लिए बड़ा अच्छी बात होगी, सौभाग्य की बात होगी। यश कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा ही किया होगा, बड़े साउथ के बड़े प्रख्यात एक्टर हैं, और जज भी रहे बहुत उनपे रावण का। हाँ बिल्कुल, पर्सनैलिटी क्या लुक लग रहा है उनका, बहुत बढ़िया। तो आई एम तो ईगरली वेटिंग फॉर दिवाली पे आ रही है शायद, सुना है फिल्म, तो अच्छा रहेगा।
तो सर आपने इतने सारे जॉनर में एक्सप्लोर कर लिया, कॉमेडी, एक्शन, तो आपको सबसे ज़्यादा पर्सनली क्या लगता है चैलेंजिंग है? कॉमेडी हमेशा चैलेंजिंग होती है, ये आप हमेशा किसी भी एक्टर से पूछेंगे आपको ये बताया, कॉमेडी मुश्किल काम है, क्योंकि कॉमेडी इज़ शेयर टाइमिंग। उसमें रत्ती भर भी इधर उधर हो गया ना तो वो गड़बड़ हो जाती है। कॉमेडी जो है वो सत्य की तरह होती है, सत्य उतना भर ही है, इतना इधर उधर हो गया तो वो झूठ हो जाएगा। तो कॉमेडी में भी वही है, जिस तरह सत्य सत्य ही है, थोड़ा सत्य, पौना सत्य, आधा सत्य नहीं होता, सत्य उसी डॉट पे है। तो कॉमेडी उसी डॉट पे होती है, हल्की सी हिल गई तो वो ओवर हो जाएगी, फुहड़ हो जाएगी, या हल्की सी इधर गिर गई तो वो अंडर हो जाएगा, हंसी नहीं आएगी। तो वो इसीलिए कॉमेडी मुझे लगता है बड़ा कठिन काम होता है। किसी भी एक्टर से आप पूछेंगे, मुश्किल, हंसाना हमेशा मुश्किल काम है, क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था रुलाने की है। दुख बहुत ज़्यादा है ना यार, बिल नहीं भर पाए, पेमेंट नहीं आई, काम नहीं है, दुख है, बच्चे का ये हो गया, बेटी का हो गया, पिताजी बीमार हो गए, खुद को खांसी होगी, वायरल। दुख तो आसान है, व्यवस्था जो है पूरी समाज की वो दुख की है, हंसी की व्यवस्था नहीं है। तो कॉमेडी हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। आप देखिए, सड़क पे खड़ा कोई इंसान अगर रो रहा हो तो 50 लोग उसे चुप कराने आ जाएंगे, है ना, सिंपैथी आ जाएगी। सड़क पे खड़ा हुआ इकलौता आदमी हंस रहा हो, लोग डर जाएंगे, पागल है साला। या? तो इसलिए एक मुश्किल काम है कन्विंस करना कि मैं हंसा रहा हूँ, और लोगों को हंसा देना कठिन काम। तो कॉमेडी एज अ जॉनर मैं करना सब कुछ चाहता हूँ, और एज एन एक्टर मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें अभी करनी बाकी हैं, बट मुश्किल अगर कहेंगे तो कठिन काम, कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा जो है वो मुझे लगता है कॉमेडी में होती है, हंसाने की दिक्कत होती है। तो सर आपका जो करियर है इतना लंबा रहा है, इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो जैसे आप किसी प्रोजेक्ट में इतनी मेहनत करते हो, उसके बाद वो नहीं चलती है, तो किस तरीके का फीलिंग होता है अंदर, क्या कुछ चलता है दिमाग में? परीक्षा में फेल होने वाली फीलिंग है। दुख तो अगर मैं बोलूँगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं झूठ बोलूँगा, या कोई भी अगर ये बोलेगा, कोई भी जो फिल्म से जुड़ा हुआ आदमी है, उसका जो काम है फिल्म या टीवी जो भी हम करते हैं, या कोई भी लाइफ के अंदर बिजनेस भी करते हो, हर व्यक्ति आप जो बड़ी है ना निष्ठा के साथ, बड़ी मेहनत के साथ एक करते हो, वो ना चले तो दुख तो होता है भाई। लेकिन दुख की एक समय सीमा होनी चाहिए। एक दुख तो ऐसा हुआ, मृत्यु तक के दुख से, अपनों की मृत्यु तक के दुख से हम उभर के आ जाते हैं, कुछ टाइम बाद वो कम हो जाता है, फिर हम सिर्फ तस्वीर में हाथ जोड़ के चले जाते हैं अपनों की। तो हर काम भी इस तरह का होता है। आप जब काम करते हैं अच्छा करें, अपनी निष्ठा से किया, वो नहीं चला, दुख तो होगा, होना भी चाहिए, ये बड़ा ह्यूमन टेंडेंसी है। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे वो इतनी ही आ जाता है, कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद, साला उस पर यार वो बात बनी नहीं, वो चली नहीं, सारा काम तो बड़ा अच्छा था, वो फिल्म थी, उसको थोड़ा और चलना चाहिए था यार, कुछ इस तरह कर देते उसको, या उसकी प्रमोशन इस तरह हो जाती है, या उसको इस तरह प्लेटफॉर्म हो जाता है, या उस फ्राइडे को ना हो कि उस फ्राइडे को आ जाती है यार, तो शायद होता कौन। तो वो तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, दुख होता है, सबको होता है, मुझे नहीं। तो इस दुख से सर ओवरकम कैसे करते हो आप? यार वो दुख तभी तक होता है जब तक अगला काम नहीं शुरू होता। फिर अगला काम शुरू हो जाता है, फिर खाली वो टीस भर रह जाती है। वो टीस रहनी चाहिए, टीस आपको हमेशा रहनी चाहिए। इंसान है, वो रिश्तों के, वो रिश्ते मैंने कहा ना, मृत्यु के बाद भी फिर वो एक टाइम पे टीस रह जाती है, वो याद भर रह जाती है, वो रहती है, उतना ही रहना चाहिए। अगले काम में जब आते हैं उसी निष्ठा, उसी इरादे के साथ, उसी सिंसियरिटी के साथ, लगन के साथ आप अगले काम में जुड़ जाते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और वो जीवन में भी, सबके जीवन में भी यही होता है। आप जब अपनों को खो देते हैं, मैंने कहा ना मृत्यु की बात ही कर रहा था, तो वो तब भी आप फिर जीना तो सबको पड़ता है, आगे चलते हैं। जो शेष है वही विशेष है। तो सर जिस तरह आपने दुख के बारे में बात की, तो क्या कुछ कहोगे एक एक्टर के लिए, एक सक्सेसफुल होने के बाद एक स्टोरी जो होती है, जैसे पहले हमारे पास कुछ होता नहीं है, फिर जब होता है तो उससे कैसे डील करते हैं? देखिए क्या है, कलाकार का जीवन जो है ना वो निरंतर संघर्ष है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट वाइज खुशी या दुख है। प्रोजेक्ट चल रहा खुश है, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया दुख है, चला बहुत खुशी है, नहीं चला दुख है। तो ये रोलर कोस्टर लाइफ है जीवन में। तो आप धीरे धीरे, आप किसी भी जो थोड़ा सीजनड हो गए, जिन्होंने समय गुजार दिया है इस लाइन के अंदर, वो सब से पूछेंगे, सब यही कहेंगे कि आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है उन झटकों के लिए। वो वक्ती तौर पे होता है, फिर आप आगे चलते हैं, फिर आप खुश होते हैं, फिर होते हैं। आप ये जानते हैं कि परमानेंट कुछ नहीं है, है ना, नथिंग इज़ परमानेंट। तो
जब जीवन अपने आप में परमानेंट नहीं है तो उसके बीच की चीज़ें परमानेंट कहाँ होंगी। हमारी दिक्कत ये हम परमानेंसी ढूंढते हैं, रिश्तों में भी, जीवन में भी, हर चीज़ वो है नहीं। और जितनी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि परमानेंसी नहीं है, उतना आप सहज हो जाते हैं। शुरुआती दौर में सर देखा जाए तो क्या ज़्यादा अहमियत थी कि जीना है। फैन ऑफ है ना सर, इसलिए है? फैन ऑफ है ना। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, चलिए। तो शुरुआती दौर में सर जैसे कि एक इंसान के लिए क्या क्या मायने होता है कि पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि फैमिली के ऊपर जो प्रेशर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो उस समय आपका कैसा था सर समय? देखिए क्या होता है, जब आप काम शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है, ज़्यादातर आपकी उम्र जो होती है 22, 23, 24, 25, आप सिंगल होते हैं। और माता पिता, भाई बहन जो भी आपसे जो बड़े होते हैं, उन्होंने आपको इस क्षेत्र में आने दिया होता है, या उनकी खुशी या उनके हामी के बिना भी आप आए होते हैं, आप काम कर रहे होते हैं। तो एक और उम्र भी होती है, डोपामिन काफ़ी हाई होते हैं आपके उस टाइम पे, तो आसान होता है, इतना वो दिक्कत नहीं होती। पर जो जो आप उम्र में बढ़ते हैं या आपका परिवार हो जाता है, फैमिली आपकी अपनी भी, बच्चे हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं, तो कठिन काम तो है ही यार। क्योंकि आप भले ही फितरत से फ़कीर हों, पर आप, कोई भी इंसान अपने बाल बच्चों को फ़कीर नहीं बनाना चाहेगा ना। फितरतन हम तो फ़कीर हैं, और हम नहीं चाहेंगे हमारी औलाद जो है वो फ़कीर हो। तो वो जो कठिनाई, वो मोमेंट जो है वो थोड़ा सा परेशानी वाले होते हैं। पर देन आप ही ने जो चूज़ की है ना लाइन, आप ही का निर्णय था, और आपको सबसे बड़ा सुख उसी में मिलता है आज भी। तो फिर उसके साथ तो पार्ट एंड पार्सल जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सर माथे पे। एज ए पर्सन जब आप देखते हो कि आपको जो काम करना है आपके पास हमेशा वो है, एक होता है ना कि मुझे ये करना है, मैं वो कर रहा हूँ, उसके लिए सर आप क्या कहोगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 99% लोग इस दुनिया में वो काम कर रहे हैं जो उनका पैशन नहीं है, या उनकी वो हॉबी नहीं है। प्रोफेशन अलग हो जाता है और पैशन अलग हो जाता है। हम उन चुनिंदा 1% लोगों में से हैं जिनका जो पैशन था वही उनका प्रोफेशन है। तो ये सिर्फ 1% लोग हैं, हम उनमें से हैं। तो उसके साथ के जुड़े हुए दुख या सुख भी तो फिर हमारे अपने। हम बोलेंगे यार सारा सुख तो बटोर लेंगे, दुख नहीं होता, ऐसा नहीं होता दोस्त। तो आपको उस दुख को भी सुख की तरह ही लेना पड़ेगा, उसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए, आप उन चुनिंदा 1% लोगों में से हैं जिनका पैशन जो है वही प्रोफेशन है। अपने शौक़ से आप पैसा कमा रहे हैं, और क्या हो सकता है। आजकल के जो जेन जी है सर, उनके लिए आप क्या कहोगे कि किस तरह जो न्यू कमर्स हैं वो जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्या क्या एडवाइस देना चाहोगे उनको? यार सबसे पहले एडवाइस तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ख्याति भी सब वक्ती है। आप जो शो कर रहे होते हैं, वो शो से आपको बहुत नाम, मैं टेलीविज़न के मुताल्लिक कहता हूँ, जो शो आपने किया वो चल रहा है, साल भर चल रहा है, काफ़ी आपका नाम हो रहा है, काफ़ी ख्याति मिल रही है, बहुत पैसा भी आ रहा है, लोग फोटोग्राफ भी खींच रहे हैं, शो बंद हो जाता है, अगला शो जब तक शुरू नहीं होता तो आपकी वो ख्याति भी। तो परमानेंसी नहीं है किसी भी चीज़ की, पहली बात तो ये। क्योंकि जितना जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे उतना आपके लिए सफ़र जो है आगे का आसान हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ ध्यान नहीं आनी चाहिए। अब इतना ज़मीन पे क्या है, ऊपर से गिरने में बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन आपका कद, अगर आपके पैर ज़मीन पर हैं और आपका कद बढ़ रहा है तो आपको कभी गिरने की तकलीफ, क्योंकि आप गिर नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही कद बढ़ना शुरू होता है आप ज़मीन छोड़ना शुरू करते हैं, तो वो आप हवा से गिरेंगे तो हमेशा चोट लगेगी। कद बढ़ाइए अपना, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहे, कद बढ़े आपका, लेकिन याद रहे पैर ज़मीन पे रहने चाहिए। पैर ज़मीन पे रहेंगे तो आपको गिरने का कभी एहसास नहीं होगा, ना दर्द होगा, ना फ़र्क पड़ेगा। किस्मत में सर आप कितना बिलीव रखते हैं? भाग्य को आप नकार नहीं सकते। एक उम्र तक आपको भाग्य पे उतना भरोसा नहीं होता, लेकिन आप इसको नकार नहीं सकते। आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य, वो बहुत बड़ा एक अहम किरदार प्ले करता है। आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और दोस्त जो आपके भाग्य में नहीं लिखा है वो आपको कोई दिला भी नहीं सकता। तो आप सहज रहें, सरल रहें, कर्म करते चलें, बाकी जो भाग्य में है वो आएगा। कर्म करते चलें, कर्म प्रधान है।
आप करते चलें ईमानदारी से, और जो नहीं है वो तो नहीं मिलना दोस्त, जो है वो मिल के रहेगा। तो आप अपने पथ पे चलते रहें ईमानदारी से, बाकी आपको और बाकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, भाग्य प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। तो सर, जब आप शुरुआत में आए थे तो किसने आपको हेल्प की इंडस्ट्री में? जब आप नए नए होते हैं तो आपको कुछ आइडिया नहीं होता है कि कैसे क्या होता है, तो उस समय यार हम जब आए थे तो ऐसा मेरी पर्सनली आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ से कोई भी इस लाइन में नहीं था। यूजली फैमिली में काफ़ी डॉक्टर्स, और मेरा माइल्डर ब्रदर मतलब फ़ौजी, वो आर्मी में सर्व किया, तो हम लोग उस तरह की फैमिली के लोग थे। मैं इकलौता कलाकार, थिएटर करते थे और मुंबई आके भी थिएटर किया। फिर रोशन तनेजा साहब का एक्टिंग स्कूल होता था, वहाँ पे मैं पढ़ाने लग गया था, 5-6 साल वहाँ पे पढ़ाया भी। तो वो संघर्ष अपने आप ही करना पड़ता था। थिएटर करते थे, शाम को दिन में क्लास ले लेते थे, और जहाँ जहाँ खबर मिलती थी ऑडिशन हो रहा है वहाँ चले जाते थे। तो उस तरह का कोई मतलब हेल्प नहीं था कि ऑडिशन दे के या मुलाकात करके ही थिएटर से ही किसी ने कास्ट कर लिया। टीवी के दौर होते थे, और उस टाइम पे एक अच्छा था या बुरा मुझे मालूम नहीं, पर अच्छा ही था कि डायरेक्टर ही कास्टिंग कर, जो डायरेक्ट कर रहा है निर्देशक, उसी को अधिकार है कि मुझे कलाकार कौन लेना है। तो वो होते थे, वो आप डायरेक्टर से ही मिलते थे, उनको बताते थे अपने बारे में, ये किया हुआ है। अगर वो ऑडिशन लेना चाहते थे तो ऑडिशन हम देते थे, तो उस तरह काम मिलता था। तो ऐसा मुझे कोई जानने वाला या पहचानने वाला नहीं था जीवन के अंदर जिसने उस तरह की मदद करने का मतलब हमको मौका मिला हो कि जिससे मदद मांग सके। ऐसा कोई नहीं था, खुद ही चलते चले और संघर्ष चलता रहा, चल ही रहा है अभी भी। आजकल सर ओटीटी का क्या कहते हैं, टेलीविजन रियलिटी शोज का बहुत दौर चल रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या कहोगे? किस तरीके का शो आप करना पसंद करोगे? बड़ा यार आजकल तो रियलिटी तो बड़ा ही ज़ोरदार दौर चल रहा है। अब तो ओटीटी पे भी रियलिटी आ गए हैं, वो तो बहुत ही कठिन वाले हैं यार। नॉर्मल रियलिटी के अंदर जैसे मेरे ख्याल से सबसे लंबा चलने वाला जो है बिग बॉस ही है। बाकी तो संगीत के हैं, संगीत वाले मैं देखता रहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगते हैं। सारेगामा बहुत देखा, इंडियन आइडल, संगीत का शौक़ है मुझे, तो वो तो छोड़ता नहीं हूँ, देखता हूँ। बिग बॉस भी एक वक्त तक तो देखते रहे थे, पर क्योंकि टीवी से इतना टाइम जुड़े रहे बीच में तो टाइम नहीं मिलता था, शो चल रहा है अगर आपका तो। बट फिर भी मुझे बिग बॉस की एक अच्छी बात लगती है कि वो हफ्ते के एंड में सलमान खान साहब आते हैं तो वो फिर क्लास ले भी लेते हैं कि यार आप मर्यादा में रख लेते हैं लोगों को। ओटीटी पे थोड़ा मुझे लगता है कि उस मर्यादा की लाइन है वो कहीं क्रॉस हो जाती है। तो ओटीटी पे जो जितने भी अभी ये अलायंस या लॉकअप ये मुश्किल, वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। तो जो कर रहे हैं, बड़ा हैट्स ऑफ टू देम। बड़ा आपको कहते हैं ना, फौलाद के सीने में पत्थर का दिल चाहिए वहाँ पे रहने के लिए, मुश्किल। के खिलाड़ी भी अभी रिसेंटली हाँ, जिस तरह उसमें टास्क देखा जा रहा है कि बुलेट्स वगैरह फायर कर रहे हो, बड़ा मुश्किल। वो पहले से वैसे कठिन होता था। एक टाइम मेरे ख्याल जब शुरू हुआ तो अक्षय कुमार साहब करते थे, अब रोहित शेट्टी करते हैं शायद, तो दोनों ही एक्शन के मास्टर हैं। खैर बड़े पहले तो हमने देखे हुए हैं, अभी काफ़ी टाइम से देख नहीं पाए हैं वो शो, पर वो भी बड़ा मुश्किल काम है यार। उसके अंदर तो मतलब बहुत एक फिज़िकल तो जो है उसके अंदर तो वो बहुत सारे वो इंसेक्ट्स और वो सब खाने वाने वाली चीज़ें भी, बहुत मुश्किल काम होता था भाई। वो जो कर रहे हैं, जो कर पाते हैं, वो भी बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन है। लास्टली सर, अपने फैंस के लिए क्या कहोगे? यार सबसे यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक इतने 2 दशक 3 दशक होने को आ रहे हैं काम करते हुए, हो ही ना पाता अगर आप लोग नहीं देखते। तो आप देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कहूँगा कि निवेदन भी यही करूँगा, ऐसे ही आगे देखते रहें, प्यार देते रहें। आप देखते रहेंगे तो ही कर पाएंगे काम। आप देखना बंद कर देंगे तो फिर खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल। तो फिर आप देखते रहिए और ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू सो मच सर, आपका वक्त देने के लिए। हम जरूर आपसे फिर से मिलेंगे किसी नए शो, किसी नए मूवी के लिए। जी, थैंक थैंक यू, नमस्कार। बेहतरीन यार, मैं तो खुद बोलना जो है, अपने बारे में बोलना सबसे कठिन काम होता है। और आपने बहुत सारी चीज़ें पूछ ली, उसके लिए आपका भी धन्यवाद है। अमूमन दूसरों के बारे में बोलना बड़ा आसान होता है, अपने बारे में बात करना बड़ा कठिन होता है, पर आपने इतनी बात करवा ली है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।